नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मुलाकात कर रहे हैं लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी यहाँ के झांसी के एक पत्रकार हैं, ईटीवी भारत के। ये कहा जाए भूतपूर्व, अभी कुछ दिनों पहले ही ईटीवी ने इन्हें निकाल दिया है। आज इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या घटना घटी कि संस्थान ने इन्हें निकाल दिया और आज ये पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक चर्चित व्यक्तित्व के तौर पे उभरे हुए हैं। क्या वजह है, आप बताइए लक्ष्मी जी अपना, कि क्या वजह है निकाले जाने की? हाँ, निकाले जाने की। और ये जो घटना घटी है, जैसे आप डीएम के खिलाफ आपने तहरीर दी है थाने में, तो आपको भी शायद पता है कि डीएम के खिलाफ तहरीर देना बहुत बड़ी बात होती है। आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता है। आपने ये तहरीर दी एक आम आदमी की तरह से और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज 2 या 3 दिन हो गए। तो पूरी वजह क्या रही तहरीर देने की, आप बताएं। तहरीर मैंने दी, डीएम साहब ने मुझे इंसल्ट किया इसलिए मैंने तहरीर दी। न सिर्फ इंसल्ट किया बल्कि उन्होंने मेरे मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के मकसद से जो भी काम किए उस पर कार्रवाई के लिए मैंने उनके खिलाफ़ तहरीर दी थी। तहरीर चूँकि मुझे मालूम है कि थाने में जिलाधिकारी के ख़िलाफ़ इतनी आसानी से मुकदमा लिखा नहीं जाता है और वे ताकतवर आदमी होते हैं। और मान लीजिए कि मैंने शिकायत दी और इस बीच मुझे कुछ हो जाए, चूँकि वो जिस तरह से मुझे प्रताड़ित करते रहे हैं ये झांसी में सबको मालूम है, लेकिन सवाल ये है कि इसका एविडेंस कौन बनेगा। इस बारे में आप बात करिए, झांसी कोई व्यक्ति उनके खिलाफ़ सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटाता है, ऐसे में एविडेंस कैसे पैदा होगा। तो सिर्फ इसलिए कि जो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे पहचानने वाले लोग हैं या जो नहीं भी जानते हैं, उन्हें उनके संज्ञान में ये बात रहे कि मैंने जिलाधिकारी झांसी के खिलाफ़ कोई शिकायत की है, तो जो शिकायत मैंने चूँकि थाने में ली नहीं गई थी, थाने में ये कहा गया कि ये किसी सक्षम अधिकारी को दीजिए, तो ये शिकायत मैंने झांसी के एसएसपी श्री शिवहरी मीणा जी को, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलके मैंने उनके हाथ में शिकायत दिया था 19 तारीख को। और मैंने मांग की थी कि जो है डीएम के खिलाफ़ जो है एफआईआर, 20 को दी थी, डीएम के खिलाफ़ मैंने उसमें एफआईआर की मांग की थी। हालांकि उन्होंने तब ये कहा था कि डीएम जो है, डीएम के खिलाफ़ एफआईआर लिखना इतना आसान नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा था कि इसमें हम देखते हैं कानूनी पहलुओं से क्या कार्रवाई हो सकती है। अभी ताज़ा स्थिति तो ये है कि मेरे पास सीओ ऑफिस से फ़ोन आया है कि आपने जो शिकायत दर्ज कराई थी उस पर आपका बयान लिया जाना है। जहाँ तक बात नौकरी की है, तो जब मैंने एफआईआर कराई तो वो चीज़ें मैंने फेसबुक पे इसलिए डाली ताकि मेरे अपने लोगों के संज्ञान में रहे। तो ईटीवी कार्यालय से मेरे पास फ़ोन आया कि लक्ष्मी जी, आपका डीएम से जो विवाद चल रहा है उसको आप सॉर्ट आउट करिए। तो सॉर्ट आउट करने का क्या मतलब था? मैं तो विक्टिम हूँ, मैं पीड़ित हूँ। सॉर्ट आउट तो एजेंसियों को करना है। तो बोले मामला क्या है? मैंने कहा कि डीएम साहब ने सार्वजनिक रूप से मुझे इंसल्ट किया और जो कुछ भी उन्होंने किया, मेरी एक फ़ोटो जिसमें कोई महिला मेरे साथ बाइक पे बैठी हुई है उसको उन्होंने कहीं से हासिल की और गलत आशय से उसको वायरल कराया। ऐसा क्यों किया, ये तो बताइए, कोई वजह तो बताइए। आप 15 सालों से पत्रकार हैं और आपने बहुत लंबा समय ईटीवी भारत में गुजारा। इसके अलावा भी आप लखनऊ में भी पत्रकारिता किए हैं। तो आखिर ऐसी वजह क्या रह गई कि आपके साथ डीएम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? और देखिए, मैंने डीएम साहब के ख़िलाफ़ जो शिकायत है औपचारिक रूप से वो पहली बार दर्ज कराई है और इनके कार्यकाल में अभी तक जो रहा है वो मैं ही प्रताड़ित होता रहा हूँ। अभी तक मैं ही प्रताड़ित होता रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्योंकि मुझे मालूम है कि जिलाधिकारी एक सक्षम अधिकारी होता है, उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बंद कमरे में बुलाकर उन्होंने अगर धमकी दी तो मैं कैसे साबित करूँगा? तो मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने ये भी मान लिया कि अभी उनकी उम्र कम है, गुस्से में, भावावेश में किसी खबर पर वो नाराज़ होकर इस तरह की प्रतिक्रिया दे देते होंगे। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, अपना चूँकि तनख्वाह आती है तो उससे बीवी बच्चे भी पालने हैं, तो मैं उनकी डांट फटकार के बावजूद मैंने बहुत ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि रिएक्ट करने कोई नतीजा नहीं था। मैंने शिकायत तब दर्ज की जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से मुझे इंसल्ट किया, सार्वजनिक मेरे व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक की और सार्वजनिक रूप से कमेंट किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मतलब कोई वजह तो रही होगी। दरअसल क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया कि वो शुरुआत से ही मेरी खबरों को लेकर इंटेंशन रखते थे। तमाम तरीके से उन्होंने प्रताड़ित किया मुझे और वो प्रताड़ना। शहर में और पत्रकार नहीं है जो ऐसी खबरें लिखते हैं? हाँ, मतलब आप बताएं। मैं आपसे ये दावे से कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा पत्रकार जिन्होंने उनकी बीट से संबंधित, उनके विषय से संबंधित खबर लिखा है, वे सारे पत्रकार धमकाए गए हैं, बेइज्जत किए गए हैं, जलील किए गए हैं। कोई आपसे कहेगा नहीं, ये अलग बात है, क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी है, उसने समझौता कर लिया,
रोजी रोटी चलानी है। हम पत्रकारों को इतने तनख्वाह नहीं मिलती है। मान लीजिए इतने बड़े विवाद के बाद हम चले जाएं, हमको तो इस समय कोई झांसी में नौकरी भी नहीं देगा, क्योंकि कौन नौकरी देगा जब सब सरेंडर हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों ने विरोध नहीं किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करिए, सारे पत्रकार बताएंगे कि उन्होंने किन किन पत्रकारों का किस तरह से उत्पीड़न किया है और किस तरह से बदसलूकियाँ की हैं। तो ये पूरी घटना एक तरह से आप जैसा कह रहे हैं कि आपने अपनी पत्रकारिता धर्म को बहुत बेहतर तरीके से निभाया और जो कमियां थी डीएम की उनको आप उजागर करते हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ। निश्चित तौर पे जिसको उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की, एकदम ईटीवी भारत की जो वेबसाइट है जिससे मुझे निकाला जा चुका है, उस पर जो पड़ी हुई खबरें हैं वो इस बात की सबूत हैं। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ किसी निष्पक्ष एजेंसी से यहाँ के पत्रकारों को आप निर्भीक कर दीजिए, उनसे पूछिए, वो सारी कहानियाँ बताएंगे। तो क्या मेरा जो सबसे पहला जो विवाद हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। मेरा सबसे पहला विवाद हुआ था मई 2020 में। मई 2020 में वो खबर सूचना विभाग, मतलब सरकार के सूचना विभाग ने ही मुझे खबर भेजी थी कि डीएम एक बाज़ार में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे खड़े होकर, और एक बाइक सवार को उन्होंने हाथ देकर रोका। और जो प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक उसमें लिखा था कि डीएम ने चेतावनी दी कि यदि आप मास्क लगाकर नहीं चलेंगे तो आपके खिलाफ कोविड एक्ट, महामारी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, इन 3 धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसमें एक फ़ोटो सूचना विभाग ने ही भेजा था जिसमें डीएम चेकिंग करते दिखाए जा रहे हैं। उसमें डीएम साहब, उस विज्ञप्ति के मुताबिक डीएम साहब उन बाइक सवारों से कह रहे हैं कि यदि वे मास्क नहीं लगाएंगे तो उन पर मास्क लगाकर बाइक नहीं चलाएंगे तो उन पर इन 3 धाराओं के खिलाफ 3 धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। सवाल ये है कि ठीक है, डीएम साहब बाइक पे नहीं चल रहे हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट उन पे लागू नहीं होता है, लेकिन उस बाजार में खड़े होकर चेकिंग कर रहे हैं, मास्क उन्होंने भी नहीं लगाया था। उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। ये फोटो मेरे पास है, सूचना विभाग ने भेजा था। तो कोविड एक्ट और महामारी एक्ट का मुकदमा तो उन पर भी बनता है, लेकिन मुकदमा कौन लिखेगा? तो मैंने सिर्फ इसको खबर लगाया कि डीएम साहब ने मास्क चेकिंग का अभियान चलाया और इस दौरान खुद मास्क नहीं पहने हुए थे। ये वो पहली खबर थी जो उनको चुभी थी। और जिसके बाद उन्होंने मेरे लखनऊ ऑफिस, जो हमारे लखनऊ में ब्यूरो चीफ हुआ करते थे मिस्टर परवेज अहमद जी, इस समय नहीं है, तो उनके माध्यम से फ़ोन करा के मुझे जो है अपने बंगले पे बुलवाया। और इस खबर के लिए उन्होंने अपने बंगले पे 1 घंटे से अधिक समय तक अपने चैम्बर में मुझे बंधक बनाकर उन्होंने अपने अर्दली से बुलवाकर मेरा मोबाइल, मेरे माइक आईडी सब जमा करवाया, बाहर भिजवाया और मुझे कहा तुम जैसे लोगों को औकात बताना, सबक सिखाना आता है। लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं बताया, क्योंकि मुझे मालूम था मैं किससे बता करूँगा क्या, मुझे नौकरी करनी है, विवाद होगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने उनसे भी कहा कि अब मैं इस तरह की विवादित खबरें नहीं लिखूँगा। हमने कहा कि आप टेंशन मुक्त रहिए, मेरी नौकरी चलने दीजिए। लेकिन ये बात सही है कि मैंने उनसे कहा कि मैं खबरें नहीं लिखूँगा, ये मुझे तत्काल वहाँ से निकलना था, इसलिए मैंने कहा ये संभव नहीं है कि मैं कोई खबर ना लिखूँ, आपको जो करना हो करिए, खबरों से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। इसको आप कह लीजिए कि मेरी गलत आदत है, ख़राब आदत है। मुझे कितना भी नुकसान हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आगे भी खबरें लिखूँगा, एट एनी कास्ट लिखूँगा। उसके बाद कुछ खबरें हुई जिसको लेके वे भड़क गए, और ये एक पहली बार था जब बंधक बना के उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। उसके बाद लगातार धमकियाँ देना, ऑफिस से फ़ोन करवाना, ये सब तो फिर कंटिन्यू चलता रहा। यानी उन्होंने पूरा टारगेट करके आपको इस तरह से प्रताड़ित किया है, और जिससे कि आपकी कलम की आवाज़ कहा जाए या आपकी आवाज़ दब जाए, और जिससे कि आप दबे रहें। खैर, लेकिन हमें लगता है कि आप दबे नहीं और आपने बहुत कंप्रोमाइज़ किया, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपने जो है अपनी नौकरी से भी हाथ धो दिया, उसके बावजूद भी आज भी आप डटे हुए हैं, और आप बता रहे हैं कि आज भी जाने वाले हैं ये और सीओ ऑफिस में। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ऑफ द रिकॉर्ड लोग ये बात कर रहे हैं कि सीओ का जो पद होता है वो डीएम से छोटा होता है, तो ये कैसे संभव है कि सीओ कोई जांच कर दे? अब ये वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मी जी की ये प्रेरणा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इनकी जो लड़ाई है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पेशे पे पूरी तरह से अडिग रहना चाहिए, और कलम से या हमें अपने पेशे से समझौता नहीं करना चाहिए, तभी हम सही लड़ाई लड़ सकते हैं। अब इस पूरे इंटरव्यू को हम ख़त्म करेंगे। इससे पहले आप कुछ और बात कहना चाहते हैं तो आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं, हमारे जंजवार के दर्शकों को, कि क्या आप कुछ खास बात कहना चाहते हो तो आप ज़रूर बताएं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आपने एक सवाल अधूरा रह गया था कि निकाला किस तरह गया, तो मेरे पास ऑफिस से फ़ोन आया, मेरे स्टेट हेड मिस्टर धनंजय सर हैं, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी जी आपका डीएम से क्या विवाद हो गया? हमने कहा सर इसमें कोई विवाद की बात नहीं है, मेरे साथ कुछ बदसलूकी हुई थी तो उसके खिलाफ मैंने उनके खिलाफ थाने में शिकायत की है। तो बोले ठीक है शिकायत की है तो, लेकिन फेसबुक पे क्यों लिख रहे हैं? हमने कहा फेसबुक पे मैं अपनी सुरक्षा के लिए लिख रहा हूँ, मेरे साथ अगर कुछ हो जाता है तो लोगों को मालूम रहे। तो उन्होंने कहा कि आप फेसबुक से डिलीट कर दीजिए
और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको ईटीवी छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर मैं फेसबुक से डिलीट नहीं कर पाऊँगा, और अगर यही शर्त है तो आप मान लीजिए कि मैं ईटीवी में नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मोजो किट जमा कर दीजिए और खबर भेजना बंद कर दीजिए। तो मैंने भी उनका शुक्रिया किया कि ठीक है, आप 2.5-3 साल आपने मुझे नौकरी दी, मुझे तनख्वाह दी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी अपनी मजबूरियाँ हैं, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, मेरी अपनी लड़ाई है, मैं अपने दम पे लड़ूंगा।